नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका उत्तर प्रदेश के सबसे विश्वसनीय और एकमात्र प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल पर। मैं हूं आपका हिंदी का शिक्षक ऋषि द्विवेदी और आज हम बात करेंगे आपके सिलेबस की एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी पंचलाइट पर। बहुत प्यारी कहानी है, फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। आंचलिक कहानी है, गांव के किरदारों की कहानी है। यहां पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह तस्वीर कमोबेश उसी कहानी की है जहां पर गोधन जो पंचलाइट जला रहा है, गांव के बाकी लोग देख रहे हैं। लेकिन गोधन कैसे पंचलाइट जलाने तक पहुंचता है, इसको समझना, इसको जानना बड़ा दिलचस्प है। आज हम आपको बताएंगे कि पंचलाइट कहानी में आपके सिलेबस के कौन से प्रश्न बनते हैं। आपके पाठ्यक्रम में जो कहानी है उससे किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और कितने अंकों के प्रश्न आते हैं, कितने शब्दों में लिखने होते हैं, सारी बातें क्रिस्टल क्लियर होंगी आपके लिए। आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए चलते हैं पंचलाइट कहानी की सुंदर यात्रा पर। सबसे पहले तो हम कहानी के पात्रों का परिचय प्राप्त करेंगे। इसमें एक गुलरी काकी हैं जो मुनरी की मां है। ठीक है, गुलरी काकी मुनरी की मां है। एक मुनरी है जो साधारण ग्राम बाला है, साधारण गांव की लड़की है और गुलरी काकी की बेटी है। एक गोधन नाम के भैया हैं। गोधन गांव का साधारण व गुणवान व्यक्ति है जो मुनरी से प्रेम करता है। मुनरी हमारी भौजी हुई और गोधन हुए भैया, क्योंकि प्रेम कहानी ऐसी ही है। कनेली जो मुनरी की सहेली है हमेशा होती है। ठीक है, सरदार और दीवान पंचायत के सदस्य हैं। फुटंगी जहां ब्राह्मण ब्राह्मण टोली के एक सदस्य हैं। हगनू महतो कौन है? इनका नाम अगनू महतो लिखा है। हगनू महतो नॉर्मल नाम होते हैं गांव में, आप लोग जानते होंगे, आपके आसपास होंगे। महतो टोली के पंचायत का छड़ीदार है। रुदल शाह कौन है? गांव का बनिया है। मुलगान कौन है? कीर्तन मंडली का सदस्य है। ये सारे नाम आपको कहीं ना कहीं कहानी में टकराएंगे। आप कहानी पढ़ेंगे, बहुत प्यारी कहानी है, 5 मिनट आपका लगना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात पर अब आएंगे। आपसे 80 शब्दों में एक प्रश्न लिखने को कहा जाता है और वो प्रश्न होता है 5 अंक का। आपको ये अपनी दृष्टि में रख करके तैयारी करनी है और इन 5 प्रकार के प्रश्न ही बनते हैं आपके पूरी कहानी से। पहला, पंचलाइट कहानी का सारांश। दूसरा, कहानी का उद्देश्य। तीसरा, पंचलाइट कहानी की भाषा शैली। चौथा, पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु। पांचवा, कहानी के मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण। और ये सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने सिलसिलेवार ढंग से आपके लिए लिख दिए हैं, जो कि आपके लिए बहुत सुंदर है। सारी चीजें हम पढ़ेंगे और हर एक पेज को समझेंगे। हर एक पेज के द्वारा हम इसके महत्व को समझेंगे, सारी बातें जानेंगे। तो ये आपके लिए आज की जो क्लास है सबसे बेहतरीन होने वाली है और इसके बाद आपको इस कहानी से कुछ भी नहीं छूटेगा। सबसे पहले सारांश पर बात करते हैं। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के एक परिवेश का सुंदर चित्रण किया गया है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा है, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठा हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने के से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है, पंचलाइट जलाएगा कौन? सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। कितने प्यारे लोग हैं। गांव की कहानी है। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। वह गांव की मुनरी नाम की एक युवती से प्रेम करता है। मुनरी की मां पंचों से गोधन की शिकायत कर देती है कि मेरी बेटी को देख के गाना गाता है, सलीमा का गाना, हम तुमसे मोहब्बत करके सलम, यही गाना वो गाता है। और इसी को सुनकर वो शिकायत कर देती हैं। वह उसके घर के सामने से एक सिनेमा का गाना गाते हुए निकलता है। इस कारण पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा है। बिरादरी से निकालना गांव में यह प्रथा है। आप किसी से भी अपने बड़े से पूछोगे, बताएगा क्या होता है। अक्सर लोग किसी के यहाँ जाना बंद कर देते हैं, पूरा समुदाय खाना खाना बंद कर देता है, उसको किनारे कर दिया जाता है। मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है, क्योंकि मुनरी भी गोधन से प्रेम करती है। दोनों छुप छुप के मिलते हैं, प्रेमियों में यही होता है ना। तो सारी बातें एक दूसरे के साथ शेयर होती हैं। वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः बिरादरी में ले लेते हैं। वह पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की मां गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती हैं। अब गुलरी काकी के यहाँ खाना कौन बनाएगा? मुनरी भौजी बनाएंगी। किसके लिए बनाएंगी? गोधन भैया के लिए बनाएंगी। मामला सॉर्ट आउट है दोस्तों, चक्कर में केवल आप पड़े हैं। ठीक है, पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं कि तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं, उत्सव मनाते हैं, महावीर की जय बोली जाती है। ये सारांश हो गया जो 80 से 100 शब्दों में है। अगर ये प्रश्न आता है तो आप इसको लिख करके 5 अंक पूरे के पूरे प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी संदेह के। उसके बाद दूसरा टॉपिक आपके सामने आता है, पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है? हम किसी कहानी को क्यों कहते हैं, इसको बताने का जो कारण है कहानी को कहने का, वही हमारा उद्देश्य है। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्य जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। आंचलिक कथाकार जो अंचल की कहानियां लिखते हो। अंचल मतलब मां का आंचल, जो आपके सबसे करीब का क्षेत्र हो उसे आंचलिक क्षेत्र कहते हैं।
ग्रामीण अंचलों से उनका निकट का परिचय है। बिहार के अंचलों के सजीव चित्र उनकी कथाओं के अलंकार हैं, इससे उनकी कथाएं सुंदर बनती हैं। पंचलाइट भी बिहार के परिवेश की कहानी है। कहानीकार ने ग्रामीण अंचल का वास्तविक चित्र खींचा है। आवश्यकता किस प्रकार बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है, इसी केंद्रीय भाव के आधार पर कहानी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है। गोधन द्वारा पेट्रोमैक्स जला देने पर उसकी सब गलतियां माफ कर दी जाती हैं। ये नियम है, जब भी आप समाज के लिए उपयोगी होगे, समाज आपकी सारी बुराइयां भुलाकर आपको स्वीकारेगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, आप अपनी उपयोगिता बढ़ाओ, समाज आपको स्वीकारने के लिए तैयार बैठा है। उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा लिए जाते हैं तथा उसे मनचाहे आचरण की छूट दे दी जाती है। खूब गाओ सलीमा का गाना सरदार उससे कह देता है। ग्रामवासी जाति के आधार पर अनेक टोलियों में बंट जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा बाभन टोली राजपूत टोली की बात, जो कहते हैं कि पेट्रोमैक्स के सामने उठो बैठो तो जल जाएगा। वे आपस में ईर्ष्या द्वेष के भावों से भरे रहते हैं। इसका बड़ा सजीव चित्रण कहानी में प्रस्तुत किया गया है। कहानीकार ने स्पष्ट किया है कि इस आधुनिक युग में अभी भी कुछ गांव और जातियां पिछड़ी हुई हैं। रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है। यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। यही कहानी का उद्देश्य है कि आखिर बात क्या है, भाषा शैली कैसी है। तो पंचलाइट कहानी की भाषा बिहार के ग्रामीण अंचलों की भाषा है, बोली जाने वाली जनभाषा है। इसका सबका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी लोग सेशन को शेयर करते रहें बेटा। इसका सबका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे पंचलाइट कहानी का उद्देश्य हो या सारांश जो है, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहिए बेटा, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो भाषा शैली कैसी होगी? रोचक होगी, आनंददायक होगी, ऐसी होगी जिसको पढ़कर आपको गांव की महक महसूस हो। गांव के अंतर्गत जैसी बातें होती हैं गांव के अंदर, वैसी बातें होंगी। तो वो सारा ध्यान फणीश्वरनाथ रेणु ने रखा है। वे गांव के रहने वाले हैं, आंचलिक कहानीकार हैं, तो आंचलिक कहानियों में बहुत आवश्यक हो जाता है कि आंचलिकता बची रहे, और इस वजह से ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहानी की भाषा शैली बिल्कुल वैसी है, संवादात्मक है, चित्रात्मक है, व्यंग्यात्मक है, सारी शैलियों का उन्होंने प्रयोग किया है। अब जैसे आप देखिए, एक नौजवान ने आकर सूचना दी, राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं कान पकड़कर पंचलाइट के सामने 5 बार उठो बैठो तुरंत जलने लगेगा। ये मजाक है, और ऐसा मजाक गांव में होता है। तो उसका बहुत सुंदर चित्रण किया है फणीश्वरनाथ रेणु ने, एक बहुत सुंदर रूपरेखा खींची है जो भाषा शैली में उभर करके आती है। अगला बिंदु है कथा वस्तु क्या है। तो ये घटना प्रधान कहानी है, एक घटना है, पंचलाइट खरीदना एक घटना है, और उसके आधार पर जो कार्य होते हैं वो उसकी भरपाई के लिए होते हैं। कहानियां ऐसे ही बुनी जाती हैं। इस प्रकार की कहानी को घटना प्रधान कहानी कहते हैं। पंचों द्वारा पंचलाइट खरीदने से कहानी शुरू होती है और खत्म कहां पर होती है? पंचलाइट के जलने पर। इसके बीच में वो सारी घटनाएं होती हैं जो हम देखते हैं कि गोधन को मनाना, गोधन से पंचलाइट जलवाना, या मुनरी की बात, अपनी मुनरी को कनेली से बात करना, या जो गुलरी काकी हैं उनका गोधन को भोजन पे बुलाना, ये सारी बातें उसी के बीच में होती हैं। कथानक में सरलता है, रोचकता है, संक्षिप्तता है, मनोवैज्ञानिक यथार्थता है, स्वाभाविकता है, आंचलिकता है, अनेक विशेषताएं हैं जिनको आप कहानी पढ़ते हुए महसूस कर पाएंगे। इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। आगे बढ़ते हैं। कहानी का मुख्य पात्र कौन है? गोधन है। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित करना नहीं भूलना है, और इसी में गोधन कहानी का सर्वप्रमुख पात्र हो जाता है, क्योंकि उसी के माध्यम से पंचलाइट जलता है। घटना प्रधान कहानी है। घटना में पंचलाइट खरीदना एक घटना है, और पंचलाइट का जलना उससे बड़ी घटना हो जाती है, और उसको जो कामयाब बनाता है, उसको जो पूरा करता है, वो है गोधन। अब हम इसको बिंदुवार लिखेंगे। जैसे पहला बिंदु है, भोला भाला अल्लड़ ग्रामीण युवा, जैसा नॉर्मल ग्रामीण गांव का बच्चा होता है। आपके गांव में बहुत सारे बच्चे होंगे, आप भी वैसे ही होंगे, तो वैसा ही है। दूसरा बिंदु क्या है? चतुर और होशियार है, पंचलाइट जला लेता है और तमाम बातें जानता है, तो चतुर और होशियार भी हो जाएगा। स्वाभिमानी युवा है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों को ले लेना है। स्वाभिमानी है, अपनी बात के लिए पंचायत के पंचों के सामने झुकता नहीं है, और जब छड़ीदार उसे बुलाने जाता है तो वो कहता है कि पंचों की क्या प्रतीत, कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे दंड जुर्माना फिर से भरना पड़ेगा, भैया मैं नहीं जाऊंगा। मतलब वो किसी के सामने दमता नहीं है, स्वाभिमानी है। अगला बिंदु क्या है? समाज की प्रतिष्ठा के प्रति संवेदनशील है गोधन। गोधन को जानता है गोधन कि उसके समाज की प्रतिष्ठा आवश्यक है, इसलिए वो मान करके गुलरी काकी के साथ चला आता है और पंचलाइट जलाता है। ये बहुत आवश्यक है। आप जिस समाज में रहते हैं उसके प्रति जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो हर हालत में निभाइए, क्योंकि समाज है तो आपकी पहचान है, आपकी इंडिविजुअल कोई पहचान नहीं है। ठीक है, यहां पर समाज बहुत प्रमुख हो जाता है। इस प्रकार कहानीकार ने गोधन को एक प्रगतिशील जनहितकारी युवा के रूप में प्रस्तुत करके यह संदेश दिया है कि व्यक्तिगत मान प्रतिष्ठा से देश, जाति और समाज की प्रतिष्ठा कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को सब प्रकार से उसकी रक्षा करनी चाहिए। यह आपकी सुंदर सी कहानी के सारे प्रश्नों का, जितने भी प्रश्न मैंने बताए उन सभी प्रश्नों का एक खाका है, जिसको आप तैयार करके ये 5 अंक अपने सिक्योर कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? इस क्लास को शेयर करके डिजिटल गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे सारे पूरे उत्तर प्रदेश के सभी बच्चों के पास पहुंचा सकते हैं, जिससे सबका भला हो सके। हम मिलते रहेंगे ऐसे ही रोमांचक रोचक क्लासेस में। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें।